कुदरत जब अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, अपने उसूलों से चलती है तो अच्छा पनपता है, अच्छा उपजता है। धरातल के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इंडिजिनस फूड सिस्टम की बात की है, श्री अन्न की बात की है, और एक पूरा एपिसोड है उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र सिंह हैं, उन्होंने श्री ग्राम धाम करके एक संकल्पना तैयार की है हरित ऊर्जा, और इसको लेकर गौ आधारित जो खेती है उसको लेकर बहुत बड़ा काम है उनका। उस पर हमने लंबी चर्चा की है उनसे, जिस पर वर्ल्ड पेटेंट भी उनको मिला है। तो धीरे धीरे दुनिया जो है सेहत के प्रति जिस तरह से संजीदा हो रही है, उसकी समझ बढ़ रही है, तो हम समझ पा रहे हैं कि कुदरत सम्मत जो खेती है उसकी अहमियत क्या है। बात यह है कि हम ये भी समझें कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ये अपनाना ज़रूरी है, और नीतियाँ इसको लेकर क्या कहती हैं। तो एक रिपोर्ट है जो इंडिक एसोसिएट्स और एनवायरनमेंट एनर्जी वाटर काउंसिल ने तैयार की है। ये पूरी रिपोर्ट है पॉलिसी स्टडी ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस रिपोर्ट में पूरे राजस्थान को लेकर एक तरह से आकलन किया है कि अभी क्या स्थिति है, कैसे नेचुरल फार्मिंग हो सकती है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इसे अपनाया जा सकता है। और इस स्टडी में बताया गया है कि 11 राज्य राजस्थान के अलावा ऐसे हैं जहाँ पर कि नेचुरल फार्मिंग को अपनाया गया है, और 6.5 लाख हेक्टेयर का इलाका है जहाँ पर नेचुरल फार्मिंग देश भर में हो रही है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि राजस्थान के जो पश्चिम के इलाके हैं और दक्षिण के इलाके हैं, ये यहाँ के इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी उनके किसानों में ये एक तरह से ज़्यादा उत्सुकता है कुदरती खेती के बारे में जानने की, उसे अपनाने की। और रिपोर्ट में पूरा एक तरह से जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म किस तरह से बनाया जा सकता है उसका भी पूरा विवरण दिया गया है। कौन कौन से विभाग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जा सकती है, क्या उसका आउटकम हो सकता है। इस पूरी व्यवस्था को इन्होंने बहुत डिटेल में इसमें लिखा है। छोटी सी बात ये है कि हम ये समझें कि किसान के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी सेहत से जुड़ा ये बहुत बड़ा मामला है जिसको कि लेकर हमको सचेत होना चाहिए, और वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्क के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर और डेटा बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी बनानी बहुत ज़रूरी बात है। खेती बहुत बड़ा पेशा है, सबसे बड़ा रोज़गार है भारत में, और हम सबको याद होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा होगा कि 60 के दशक में जिस तरह का फूड क्राइसिस हमारे देश में आया, उस वक्त ये हमने अपनाया कि जो पेस्टिसाइड आधारित खेती है या रसायन का उपयोग करके जो खेती की जानी चाहिए, क्योंकि अच्छी पैदावार, ज़्यादा पैदावार चाहिए, रोग जो है उनसे बचाव जो है वो इंश्योर करना है, तो उस वक्त ये तरीका सुझाया गया कि पेस्टिसाइड ही एक तरीका है जिसे आप अपनाकर अपनी पैदावार अच्छी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसका फैलाव हुआ और आने वाले सालों में ये पूरे दुनिया में ये बात जाहिर हुई कि रासायनिक खेती को अपनाने के बाद से पूरी ज़मीन में जहर घुल गया, और दुनिया भर की जो 33% ज़मीन है वो ख़राब हो गई, जहरीली हो गई और किसी काम की नहीं रही। इंसान की नहीं बल्कि हवा, पानी, मिट्टी, जो सबकी सेहत है उसको इस जहर ने, पेस्टिसाइड में जो जहर घुला हुआ था, उसने ख़राब किया। नियोनिकोटिनाइड करके एक केमिकल होता है, वो जब छिड़का जाता है फसलों पर तो उस जहर से मधुमक्खियों पर बुरा असर पड़ता है। तो दुनिया भर में जो मधुमक्खियों की आबादी है उसमें 35% की आबादी ख़त्म कर दी हमने पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण। इसके साथ ही ये भी होता है कि जैसे जैसे खतरे आते हैं वैसे वैसे कीट प्रजातियां जो हैं वो एक तरह से लड़ने की ताकत भी पैदा करती हैं उस खतरे से। तो जो खतरा जो केमिकल ने पैदा किया, पेस्टिसाइड ने जो खतरा पैदा किया, उस वजह से 500 कीट प्रजातियां ऐसी थीं जिन्होंने की रेजिस्टेंस पैदा कर ली, उनसे लड़ने की क्षमता पैदा कर ली, और उन पर जो ये केमिकल्स थे वो बेअसर होने लगे। और ऐसे ही 10% फसलें भी ऐसी थी जिस पर केमिकल्स या पेस्टिसाइड कोई असर नहीं करते थे। तो फिर नए ईजाद होते और इस तरह से पूरा साइकिल बनता गया, रेजिस्टेंस बढ़ता गया और नए केमिकल्स को तैयार करना पड़ा ताकि और जो फसलें हैं उन पर उसका असर और ज़्यादा हो सके। पेस्टिसाइड के बारे में तो हम सब ने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी होंगी कि कितना इसका घातक असर होता है हमारी सेहत पर, हमारी व्यवस्था पर। 14 से 20% जो सुसाइड्स हैं पूरी दुनिया में वो पेस्टिसाइड की वजह से होते हैं। यानी 1 से 2 लाख लोग हर साल सुसाइड कमिट करते हैं पेस्टिसाइड की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा खलनायक कौन है? HHP, हाईली हैज़ार्डस पेस्टिसाइड।
जो खेतों को, फसलों को जब डाला जाता है उनमें, तो वो पूरी उपज को और उसको रोगों से बचाव के लिए डालते हैं, तो पूरा उसको ख़राब कर देता है और हमारी खाने में, हमारे बॉडी में जाता है। और एक बार जब उससे मिट्टी ख़राब हो जाती है तो फिर वो बिना केमिकल के जो है वो मिट्टी, उसको फिर से उपजाऊ बनाने में बहुत ताकत लगती है। तो कितने ही किसानों की हमने कहानियाँ सुनी हैं। ये किताब है, ये सेवा परमो धर्म है, इसमें भी कुछ किसानों की कहानियाँ हैं, कुछ लोगों की कहानियाँ हैं, कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जिन्होंने कि पेस्टिसाइड से मुक्त भारत को मुक्त करने का अभियान छेड़ा। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे परिवार ने सफ़र किया, हमने सफ़र किया, सेहत ख़राब हुई, हमारी पूरी आर्थिक जो हमारी ताकत थी वो भी हमारी ख़त्म हुई पेस्टिसाइड के कारण, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा आती है। बार बार जो लगने वाला जो निवेश है वो बहुत ज़्यादा होता है केमिकल फार्मिंग में। तो इस वजह से बहुत सारे किसानों ने ही एक तरह से ये मुहिम छेड़ी कि कैसे पेस्टिसाइड से मुक्ति पाई जाए और फिर से जो कुदरती खेती है, परंपरागत खेती है, उसकी ओर लौटा जाए। तो ये हमें समझना चाहिए कि खेतों में काम करने वाला जो किसान है वो सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, उस पर सबसे ज़्यादा खतरा है पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से। तो खेतों में काम करने वाले जो किसान हैं, 60% उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। 70% किसान ऐसे हैं जिनमें कि जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है उसकी चपेट में आ जाते हैं। जहर की खेती वाले इलाके में जो आबादी रहती है, जो लोग रहते हैं, ख़ास तौर से जो आदमी हैं, उनका जो स्पर्म काउंट है वो 40% तक गिर गया जब पेस्टिसाइड के प्रभाव में वो आए। महिलाएं जो होती हैं, वो प्रेग्नेंट जब विमेन होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके जो बच्चे हुए वो 30 से 40% बच्चे ऐसे हुए जो कि डिसेबिलिटी का शिकार थे। यानी एक तरह से ये कोरिलेशन, आपस का जो ये संबंध है, ये स्थापित हुआ कि जहाँ जहाँ पेस्टिसाइड की खेती है, रसायन का उपयोग है खेती में, और वो हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारे खाने में जा रहा है, फूड सिस्टम में जा रहा है, तो उसका असर जो है सेहत पर वो बहुत ज़्यादा है। अनगिनत किसान हैं जो कि मिट्टी, बीज और फसलों में ये जो जहर का जो पूरा प्रभाव है उससे छुटकारा पाना भी चाहते हैं और उससे छुटकारा दिलाना भी चाहते हैं। वो समझने लगे हैं कि इसकी क्या खामियां हैं और विकल्प हमारे सामने आज मौजूद है। तो इतना फ़िक्र का विषय नहीं है कि हम उससे कैसे शिफ्ट हों वापस अपनी पारंपरिक खेती पर। भारत में पंजाब, केरल, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि पेस्टिसाइड पर लगाम लगाने के लिए इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो लागू किया। और पंजाब और हरियाणा का तो हाल हमने देखा ही है कि जहर ने किस तरह से वहाँ की खेती को प्रभावित किया है। पूरा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स इतने हैं कि वहाँ से एक पूरी ट्रेन जो आती है उन पेशेंट्स को लेकर, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन कहलाता है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। और कहते हैं कि जितनी देर में सच जो है अपनी जुराबें पहनता है, उतनी देर में झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो ये जो झूठ, पेस्टिसाइड और रसायन वाली खेती से मुनाफे का जो झूठ है, उससे कमाई का जो झूठ है और उससे जो होने वाले फ़ायदे हैं, उसके बारे में जो भ्रम फैलाया गया, वो इतनी तेज़ी से फैला कि उसने भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारी जो लोग हैं या खेती है उसको बर्बाद किया है। जो जैव विविधता है, ख़ास तौर से कीटों की एक जो जैविक जो आबादी है पूरी, वो किस तरह से ख़राब होती है, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। वो भी सिद्ध हो चुका है कि पेस्टिसाइड की वजह से, जहर घुलने की वजह से वो सारी आबादी भी नष्ट होती है। 40% जो जैविक आबादी है उसको ख़त्म किया है पेस्टिसाइड्स ने। भारत में 1968 में इंसेक्टिसाइड कानून बना, उसके रूल 71 में बनते हैं और सलाह देने के लिए काउंसिल भी बनती है, लेकिन जहर की खेती जारी रहती है और फलती फूलती है। अब समझने की बात यह है कि जो खाना हम खा रहे हैं, जो भी सामान हम बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, उसमें 20 से 70% पेस्टिसाइड घुला हुआ होता है। आपका बचना बहुत मुश्किल है उससे। तो खाने पीने का जो भी सामान हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, लाते हैं, उसमें भी 30 से 70% पेस्टिसाइड हमें मिलता है। तो पूरे हमारे फूड चेन में, खाने पीने में शामिल हो चुका है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास में विकल्प है इस बात का कि हम उसे छोड़कर, जहर वाली खेती को छोड़कर दूसरी जगह यानी पारंपरिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। और जब जैविक खेती को अपनाते हैं तो 40% उसमें कार्बन एमिशन जो है वो भी कम होता है और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल 95% कम होता है।
लेकिन इन दिनों बात होने लगी है जैविक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती की। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। जैविक खेती का एक प्रमाण पत्र जो है वो मिलता है, अलग अलग एजेंसियां देती हैं, और जैविक उत्पाद जो हैं उनकी डिमांड बाज़ार में 14% की दर से बढ़ रही है। तो ये अच्छी बात है कि एक तरह से हमारा सोच बदल रहा है और डिमांड भी बदल रही है। तो इसे यूँ देखें कि जैविक खेती का विकल्प है, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ रही है खेती को लेकर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर, उसमें बात होने लगी है प्राकृतिक खेती की और नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। ये अभी जो मिशन है भारत सरकार का, उसमें कुदरती खेती को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, जिसमें कि बाहरी कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। नेचुरल फार्मिंग है जो नेचुरल तरीके से होती है, फसल है, पेड़ है, पशुधन है, और जो भी कुछ उगता है, बचता है, सूखता है, माइक्रोब्स जो पनपते हैं मिट्टी में, उसी का जो एक तालमेल है, उसी का ताना बाना है, वो मिट्टी को के जो उपजाने की जो ताकत है उसे बढ़ाता है। लेकिन इनपुट लागत जो है वो पेस्टिसाइड वाली खेती के मुकाबले आधी से भी कम रह जाती है। और साथ ही प्राकृतिक उत्पाद के नाम पर जिस तरह से आप मार्केट में जा सकते हैं, उसकी कीमत वसूल सकते हैं, वो भी बाकी के जो उत्पाद है, रेगुलर जो केमिकल खेती से उगने वाले उत्पाद हैं उसके मुकाबले, क्योंकि लोगों में समझ बढ़ी है, तो 10 से 50% तक उसकी कीमत ज़्यादा मिलने लगती है। तो किसान के लिए भी मुनाफे का सौदा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, गुजरात और सिक्किम ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कुदरती खेती के लिए योजनाएं बनी हैं, और सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने कि 2016 में 100% जैविक खेती का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया था, और उसमें बड़ा हिस्सा प्राकृतिक खेती का है। भारत सरकार ने भी परंपरागत कृषि विकास योजना जो है उसमें भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत 500 करोड़ का बजट रखा गया, और राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक खेती को लेकर शुरू हुआ। उसमें 15 लाख किसानों को कैसे जोड़ा जाए, उन्हें सिखाया जाए, उन्हें प्राकृतिक खेती के फ़ायदे समझाए जाएं, और उसके साथ ही जो माइक्रोबियल कल्चर में जीव मित्र है, घन जीव मित्र है, बीज को पनपाने के लिए, सहेज के रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बीज मित्र का इस्तेमाल कैसे हो, और पौधों के बचाव के लिए घास और पत्तों से ढकना यानी मल्चिंग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, और मिट्टी को एरेशन के लिए, मिट्टी को हवादार बनाने के लिए जो भी तरीके हैं, उसका पूरा मेथड हमारे पास में सिस्टमैटिक तरीका है कि कैसे प्राकृतिक खेती हो सकती है, उसमें लागत कम हो सकती है, निवेश कम हो सकता है, और उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा मिल सकता है किसान को। प्राकृतिक खेती के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कायम रहती है। फलों और सब्जियों में 40% तक की बढ़ोतरी होती है विटामिन सी में, 30% तक की बढ़ोतरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और 25% तक जो मिनरल्स हैं, आयरन और जिंक है, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कुदरती तरीके से हम उपजाते हैं चीज़ों को। और हम और आपके लिए ही नहीं, बल्कि जो पशुधन है हमारा, जो जैव जगत है, जीवों का जो जगत है, उसमें भी जो जिस तरह से जहर घुल गया है पूरे सिस्टम में, पूरी फूड चेन में, उसको कम करने का, उससे दूरी बनाने का तरीका यही है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। और इस खेती में एक फ़ायदा ये भी है कि जो किसान तनाव और अवसाद से गुज़रता है, उससे उसका बचाव हो सकता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, पूरी दुनिया में प्राकृतिक खेती की बात होने लगी है, क्योंकि अब लक्ष्य जो है दुनिया का साझा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें बहुत बड़ा कदम है प्राकृतिक खेती को अपनाना। इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा प्रशिक्षण हो, एक ढांचा बने, व्यवस्था बने, और उसके साथ ही किसानों को और उपभोक्ताओं को, दोनों को ये समझ में आए कि हमारी सेहत के लिए, हमारी आर्थिक प्रगति के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, जीवों के लिए, और हमारी एक साझा जो व्यवस्था है कुदरत की, उसमें एक ज़रूरी पहल है प्राकृतिक खेती को अपनाना।